फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जो हम सुनना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए कई बच्चे तो ये चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, हमारे साथ में किताबें ले जाते हैं, कहते हैं सर वो चैप्टर पढ़ना था साइंस का। चल ले जा भाई, पता है मेरे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंटरेस्टिंग है, सुनते जाना। बहुत से चीजें हैं एक्चुअली, कुछ ऐसी मिथ्स हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों ने बना रखी हैं, एक्चुअल में उसको इतना हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट हो। ऊपर से दोनों लाइनें मार्क कर लो जरा से, जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर न्यू जनरेशन। ठीक है, कैन बी क्रिएटेड। नए ऑर्गन्स को क्रिएट करने के लिए क्या हो? दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट दोबारा से बोलूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं इसमें क्या हो? गैमीट ट्रांसफर हो। ठीक है, ये नई डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, उसमें भी दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती, तो हम लोग लेडी और जेंट्स वाला भूल जाते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट हो, या फिर जिसमें गैमीट ट्रांसफर हो, या फिर बोले जिसमें सिंगैमी बने। सिंगैमी चलो छोड़ देते हैं, एक नया वर्ड है तुम्हारे लिए, लिखना चाहो तो साइड में लिख लेना, सिंगैमी। ठीक है, 12th क्लास में बहुत काम आएगा। चलो, तो हमारा क्या है? नए ऑर्गन्स रेडी नहीं हो सकते, जैसे हैंड्स को देखें, काफ्स को देखें, ये सब क्या करते हैं? इसमें मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर उसके बाद ही ये नए ऑर्गन्स को रेडी कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे बढ़ के प्लांट्स का पढ़ते हैं। बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों चाहिए? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों? एसेक्सुअल में हमने देखा था, उसमें एग्जैक्ट कॉपीज बन जाती थी। मैंने बोला गुलाब दो होते हैं, नाम नहीं रखते उनके, चंपा रंपा बोला था। तो वैसे इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? कभी भी सेम नहीं बनती चीज, थोड़े बहुत तो बदलाव होने ही होने। तो सबसे मेन चीज क्या हो गई हमारी? वेरिएशन, बदलाव आते हैं इसमें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज हमारी क्या है कि अधिकतर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के केसेस में बच्चे थोड़े से सिक्योर होते हैं। ठीक है, बच्चे थोड़े से सिक्योर होते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई संभालने वाला होता है। ठीक है, अब देखो उसके अलावा हमारा क्या है? जो डीएनए मैकेनिज्म है वो हमेशा, वैसे तो एक चीज बताएं, इतना एक्यूरेट नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई बदलाव लाता है, और वो बदलाव हमारे हमेशा हित में होता है। ठीक है, स्कूल में कोई रूल बने और अगर हमारे हित में हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ही डीएनए में बदलाव आया और वो हमारे हित में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो डीएनए में अधिकतर बदलाव आता है तो वो कैसे होता है? हमारे हित में होता है, हमारे लिए होता है। ठीक है, तो जो भी पुराने जनरेशन से, जो भी चीजें पुरानी जनरेशन से एक्यूमुलेट हुई होती हैं, वो क्या करती हैं? फर्दर हमको एक बेटर ऑप्शन देती हैं, या फिर एक बेटर न्यू जनरेशन प्रोवाइड करती हैं। इस चीज को याद रखना, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है? ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है कि डीएनए इनकॉर्पोरेट्स सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, दो इंडिविजुअल से डीएनए आता है, कोई मार्क वार्क करने की जरूरत नहीं है, नीचे सुनते जाओ जरा। चलो यहां पे देखो, अब हमारा क्या हो गया? जब डीएनए आता है दोनों से, पहली बात तो हाफ हाफ आता है, हम लोगों ने देखा था उस कंडीशन में, हाफ हाफ आया था, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, फिर वो क्या हुआ? दोनों नीचे पहुंच गए थे, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला। ऊपर तुमने बनाया हुआ, मैंने बोला हल्का सा बनाना चाहो तो बना लो, तो बनाया हुआ तो देखा होगा उसमें। तो हमारे उसमें क्या था? ब्लैक और रेड था, याद होगा, अभी नॉर्मल की बात है। तो वैसे ही क्या होता है, जब दोनों से पास ऑन होकर आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? जाइगोट बनाता है। क्या करता है? जाइगोट बनाता है, जब वो डीएनए मिक्स होता है जाके। ठीक है, और जाइगोट क्या करता है? धीरे धीरे कन्वर्ट होके किसमें पहुंच जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वैसे तो एक लंबी प्रोसेस है, बोलते हैं सबसे पहले मिक्स होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, देन द फीटस। ठीक है, एक छोटा किड। ठीक है, फिर चाहे तो वो फ्लावर्स में आ जाए, फ्रूट्स में आ जाए, या फिर हमारे जैसा कोई बच्चा आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हमारे जो जर्म सेल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीट्स, जिसको मैंने गैमीट बोला है ना, एक्चुअली मेल और फीमेल से जो मेन पोर्शन है, जो मेन पार्ट है, ठीक है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, एक ऐसे सेल्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं, जिनको जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं गैमीट। क्या बोलते हैं? गैमीट। एक ऐसा सेल जो फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली वर्क करता है, काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
गैमीट बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। गैमीट क्या है, वैसे तुम्हारी किताबों में मार्क करवा देता हूं। देखो जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। जर्म सेल्स के बारे में दिया हुआ है, वो बहुत डिफरेंट नहीं होते, हमेशा सेम होते हैं। और जर्म सेल्स क्या होते हैं, थोड़े से स्पेशलाइज होते हैं। और इन्हीं जर्म सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं, ठीक है। द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमीट। एक ऐसा जर्म सेल जो क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चल सकता है, पैर लगा के नहीं। एक ऐसा गैमीट जो क्या करे, मूव करे, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। और एक ऐसा गैमीट जो क्या करे, अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह ना जाए, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मेल गैमीट वो गैमीट जो क्या करे, अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाए, उसको मेल गैमीट बोलते हैं। इनको जर्म सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक खास बता दूं, मेल का जर्म सेल थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो मूव करता है। ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ह्यूमंस की, कुछ फ्लावर्स की, हर जगह वैसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे फीमेल का भाषण होता है। कोई सर्च करके मेरे बताएगा क्या, ऐसा कौन सा, बताना जरा, कमेंट करके जाना भाई। कोई आए तो कमेंट करना, कोई मिलेगा नया आएगा पढ़ेगा वो भी देख लेगा, ठीक है। वैसे मिलेगा तुमको, 12th क्लास में है ये, ठीक है। मोस्टली चैप्टर ये डिटेल में खुलेगा जाके 12th क्लास में। बोलोगे तो वीडियो भी डाल दूंगा 12th क्लास की, इंटरेस्टिंग है वो भी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेल जर्म सेल्स हमारे क्या करते हैं, थोड़े से पास ऑन होते हैं और वो हल्के होते हैं, वो ही मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी फर्दर बड़े क्लासेस में आगे, ठीक है। क्लियर हुआ। जर्म सेल जो क्या हो, मोटाइल हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। और ऐसे जर्म सेल जो मोटाइल ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। जर्म सेल जो मोटाइल हो उनको मेल गैमीट, और जो ना हो वो फीमेल गैमीट, ठीक है। और जो मेल गैमीट होता है वो जनरली स्मॉल इन साइज, छोटा होता है। और जो फीमेल गैमीट होता है वो जनरली बिग इन साइज। ओवम थोड़ा सर्कुलर शेप में होता है और बड़ा होता है, ठीक है। मेल गैमीट एक ऐसे हेड बना हुआ होगा, पीछे टेल होगी, वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये स्पर्म और ओवम की बात होती है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट है, सही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा काम का भी है। ये फिगर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिगर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखो, इसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एक स्टेमन कहलाता है, दूसरा हमारा पिस्टिल कहलाता है। स्टेमन और पिस्टिल, इसको एक नाम से और भी जानते हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। जिधर एंथर है उधर ही एंड्रोशियम लिख लो। क्या लिख लो, एंड्रोशियम। और जिधर हमारा फीमेल है उसको लिख लो गायनोशियम, गायनोशियम, ठीक है। इसको फीमेल पार्ट भी बोलते हैं और इसको मेल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट, हाँ भाई होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट। और इसको ना ही लेडीज बोलते हैं, इसको ना ही जेंट्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। इस चीज को याद रखना, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारा, जिसमें हमारा स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। स्टेमन में क्या होता है, दो मेन पोर्शन, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर ऐसे समझो, बिठा दो इसको ऊपर वाले को, लिख लिया होगा, ठीक है। एंथर जो है हमारा ऐसे समझो, जो ऊपर का सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। सर्कुलर क्या, एक्चुअली ये चप्पल होती है, ऐसे समझो, ठीक है, इस तरह का। अब ये हमारा जो एंथर है वो क्या करता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे। अब तुम्हें एक बात और बताऊं, इसको बीच से काटने के पीछे भी एक कारण है। लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बता देता हूं, फिलहाल में काम तो नहीं है इसका, ठीक है। फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। एक्चुअली इसमें दो लोब होते हैं, ठीक। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। वो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, पास ऑन होते हैं फ्रॉम एंथर टू द फीमेल पार्ट, टू द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में जो भी ऊपर वाली चीज होती है इसी टाइप की, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब ये एंथर और स्टिग्मा तुम्हें दिख रहे होंगे, फ्लावर से ऊपर है। स्टिग्मा एंथर दोनों फ्लावर से ऊपर है, उठे हुए हैं। अब देखो, जो मेल में होता है वो तो सिंपली एक डंडा,
एक सिंपली डंडा, एक पाइप, एक पाइप उसको बोलते हैं हमारी बायो की लैंग्वेज में फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और वहीं पे अगर हम फीमेल पोर्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। और उसके नीचे जो पाइप है, गर्ल्स का क्या होता है भाई? स्टाइल होता है। ठीक है, गर्ल्स का क्या होता है? स्टाइल होता है, ध्यान रखना। तो स्टिग्मा के नीचे क्या है? स्टाइल है। स्टिग्मा के नीचे क्या है? स्टाइल है। जो हमारा प्रिस्टिन वाला पोर्शन है उसमें स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, और जो हमारा मेल वाला पोर्शन है उसमें एंथर के नीचे क्या होता है? हमारा फिलामेंट। एक्चुअली कई बार इसको नेमिंग करने को दे देता है बस कि नेमिंग करो इसकी, तो ध्यान रखना। जो हमारा स्टिग्मा और स्टाइल है उसके नीचे एक स्टोरेज बॉक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। OVULES। OVULES। ठीक है, ध्यान रखना। ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल्स भी हमारे डिवाइड होते हैं फर्दर, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ऐसे, ठीक है, ये हमारा ओव्यूल होता है। अंदर ओव्यूल के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई होती हैं हमारी, सॉरी ओवरी के अंदर हमारी कुछ चीजें पड़ी होती हैं, ओव्यूल्स, जो क्या छोटे छोटे सेल्स लिए बैठे, छोटे छोटे सेल्स लिए बैठे हैं, और ये न्यूक्लियस है उसके अंदर। इसको अभी हम फर्दर नहीं पकड़ेंगे। ये तक देखो, एंथर से क्या होता है? हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जिसको अभी मेल गैमीट पढ़ रहा है तो उसी का नाम है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एक्चुअली ये येलो कलर में होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट। जैसे हिबिस्कस का एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हें, किसका? हिबिस्कस का। नीचे से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगी ये जाके 6 to 8 9, ठीक है, अप्रॉक्स 9th लाइन में। यहां से जस्ट फ्लावर वाली से 3rd लाइन, हिबिस्कस, मस्टर्ड, जिसमें क्या होता है? जिसमें दोनों की दोनों चीजें होती हैं, स्टेमन और पिस्टिल, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। उसमें देखोगे कि हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है ऑलमोस्ट येलो कलर का होता है, स्पेशली इन मस्टर्ड। और एक बात तो मैं बता दूं, पॉलन ग्रेन्स हम लोग खाते भी हैं, मेल गैमीट। ठीक है, हम लोग खाते भी हैं। काफी सारे एथलीट्स हैं जो इस चीज का इनटेक करते हैं फॉर दी हाई स्टेमिना या फिर बेटर स्टेमिना। ठीक है, टू एनहांस दियर स्टेमिना, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन्स को वो इनटेक भी करते हैं। ठीक है, हम लोग भी खाते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स कहां से ट्रांसफर हुए? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू। भाई ये छोटी बनानी है, मैंने बना दी है, ये बड़ी। ठीक है, तुम्हें नहीं बड़ी बनानी है, वहां डेफिनेशन में बड़ी बना के स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को हम लोग? पॉलिनेशन। ठीक है, POLLINATION, इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। वैसे पॉलिनेशन कई तरह का होता है, लेकिन तुम्हारी किताबों में इतना डिटेल में नहीं है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, सुनेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, सुनेंगे सब कुछ हम लोग, क्योंकि बड़ा सुनेंगे तो छोटा तो कर ही सके। ठीक है, तो हमारा इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब नीचे इसके क्या था? एंथर के नीचे क्या था? फिलामेंट था, और फीमेल वाले में क्या था? स्टिग्मा के नीचे क्या था? स्टाइल, है ना? क्या था? स्टाइल। लड़कियां करती ना ऐसे बाल। ठीक है, स्मार्ट, ठीक है, नेचुरली स्मार्ट। तो एंथर टू स्टिग्मा हमारे पॉलन ग्रेन्स गए, और कहां पहुंच गए? नीचे जो इसके स्टाइल है, यहां पे पॉलन ग्रेन पहुंचे, वो यहां से ट्रांसफर होंगे कहां तक? ओवरी तक। एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं जाते, यहां पे एक चीज होती है जो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ये पाइप, एक पाइप बनता है जिस पाइप का नाम होता है अंदर, स्टाइल के अंदर के पाइप की बात कर रहा हूं, वहां पे एक पाइप बनता है जिस पाइप को हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। तो थ्रू पॉलन ट्यूब इट रीचेस टू द ओवरी। वो कहां तक पहुंच जाता है? ओवरी तक पहुंच जाता है, और वहां पे क्या करता है? ओव्यूल के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज होता है। एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स भी एक साथ बहुत सारे जाते हैं। जब ये फटता है तो बहुत सारे उड़ते हैं, उड़ते गलती हवा से पहुंच के कहां तक? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा में क्या होगा? पॉलन ट्यूब रिलीज होगा। पॉलन ग्रेन के गिरने से क्या होता है?
पॉलन ट्यूब रिलीज होता है और वो पॉलन ट्यूब कहां पहुंचता है, ओवरी तक। ठीक है, ओवरी में पहुंच के ओवल्स के साथ वो दोबारा से फर्टिलाइज होगा, मिक्स होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी, ठीक है, आर वाला है ना, तो इसको याद रखना, जो आर वाला है हमारा वो ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में, आर वाला याद रखना। ठीक है, और जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक फ्रूट है तो दूसरा क्या होता है, सीड्स होता है। ठीक है, तो ओवरी हमारी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है और जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। ठीक है, मेनली जो है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स में इतना ही है। पॉलिनेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट, और इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़े भाई, चलो नीचे की तरफ बढ़ते हैं। दे तुम्हारी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो, वैसे तुम लोगों ने लिख लिए। अगर हमारा पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर इज नोन एज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड्स, वाटर एंड एनिमल्स। ये ट्रांसफर किसके द्वारा अचीव किया जाता है, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, इनको वैसे हम एक चीज और भी बोलते हैं, विंड वाटर की जो लिख रखा है उसके लिए हम एक चीज और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। साइड में लिखोगे तो साइड में लिख लेना, नीचे की तरफ। ठीक है, पॉलिनेटर्स। ठीक है, दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains। किसका, pollen grains का। दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains। ठीक है, अभी हट रहा हूं भाई, अभी हट रहा हूं, देखिए, दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ pollen grains होता है फ्रॉम एम्फिड टू स्टिग्मा, अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन थोड़ी आगे चल के बढ़ जाती है, जो मैंने बोला ना आगे चल के पढ़ेंगे, एडवांस वाला भी सुनते चलेंगे, वो सुन लो जरा। एक्चुअली ऐसा होता है ना, पॉलिनेशन हमारी डिवाइड होती है फर्दर। एक हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमारी दो टाइप की होती है फर्दर। ठीक है, वैसे तीन टाइप की होती है, दो सुनते जाओ। ठीक है, दो टाइप में क्या होता है, एक हमारी एक ही फ्लावर में, जैसे यहाँ पे ऊपर देखा तुमने, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें थी ना, तो अगर उसी फ्लावर की क्या हुआ, उसी से पॉलन ग्रेन निकला और उसी के उसमें जाके गिर गया। किसमें, एंथर से किसमें गिर गया, जाके स्टिग्मा में। किसमें, स्टिग्मा में। स्टिग्मा में गिर गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर गया इन द सेम प्लांट, तो वो भी अगेन कम्स अंडर द सेल्फ पॉलिनेशन। हालांकि तुम्हारी डेफिनेशंस में ऐसा नहीं है। अगर ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू, ठीक है, फ्लावर ऑफ ए वन प्लांट टू द अनदर प्लांट ऑफ द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के होने चाहिए, सेम कैटेगरी के होने चाहिए, सेम स्पीसीज के होने चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर सेम ब्रीड के हैं तो हमारा उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ सेम ब्रीड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, वहां पे पहुंच के क्या हुआ, हमारा वो कन्वर्ट हो गया, जो हमारी ओवरी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, ओवरी किसमें कन्वर्ट होगी, आर फ्रूट में। ठीक है, और ओव्यूल हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड्स में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जर्मिनेट ये फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यही प्रोसेस है। उसके बाद एक चीज होती है, हमारा जो सीड्स होता है वो फर्दर ग्रो इनटू अ फ्यूचर प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। ये है लास्ट लाइन, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट्स और एम्ब्रायो which develops into a new seedling under appropriate condition. This process is known as germination. अब जर्मिनेशन के टाइम में क्या होता है, हमारे सीड्स के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, शायद सुने होंगे, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल से क्या होता है, शूट्स क्रिएट होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे अगेन, आर रेडिकल इनटू रूट, रेडिकल इनटू रूट, आर। ठीक है, आर मैं आर देख के नहीं आया वैसे। ठीक है, बनी रहा है आर वाला। ठीक है, ओवरी वाला अगेन आर, ठीक है, फ्रूट्स में, और हमारा रेडिकल वाला रूट्स में, रेडिकल वाला रूट्स में, और प्लूम्यूल वाला शूट्स में, प्लूम्यूल वाला शूट्स में, फीचर शूट्स में। ठीक है, सीड्स के हमारे कुछ मेजर ऊपर से लेयर्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलीडोन्स बोलते हैं। सीड्स के ऊपर कुछ लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलीडोन्स बोलते हैं। इस चीज को याद रखना।
यहाँ पे वही है पॉलन ग्रेन जो हमारा वीडियो है तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद हो गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली। स्टिग्मा ऊपर गिरे पॉलन ग्रेन्स, अंदर नीचे क्या ग्रो होगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहां पहुंचेगा हमारा नीचे ओवरी तक, ओवरी पहुंच गया, ठीक है। वहां ओव्यूल से क्या होगा मिक्स हो जाएगा, जहां पे फीमेल जर्म सेल पड़ेगा, मिक्स होने के बाद कन्वर्टेड टू द सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। सीड्स एंड फ्रूट्स याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपनी बात पे, अपनी बात पे मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बात पे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होती है रिप्रोडक्शन जानना चाहोगे? चलो सुन लो। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स की रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल देता हूं नॉर्मली सा। ह्यूमन बीइंग्स की रिप्रोडक्शन बहुत नॉर्मल से पार्ट से होती है। मेटिंग होती है दो चीजों की, और मेटिंग होने के बाद एक नया ऑर्गन रेडी हो जाता है, ठीक है। यही सुनने आया था ना? नहीं, ये नहीं सुनने आया तो पूरा डिटेल में सुनते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? दो मेथड्स पढ़े थे हम लोगों ने, एक सेक्सुअल दूसरा असेक्सुअल। पिछला वाला भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा हो रहा था वो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, और जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो भी अगेन क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इस चीज को याद रखना। अब अगर हम लोग अपने पिताजी को देखें और खुद को देखें तो क्या क्या बदलाव नजर आते हैं? पढ़ा था कान सबसे पहले, ठीक है, कर्ली हेयर्स, ब्लड ग्रुप, कुछ चीजें देखी थी, बदलाव आते हैं हमारे अंदर। तो हमारे कुछ चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं, और कुछ चेंजेस जो हमारे जवानी के रूप में आते हैं, ठीक है। बच्चे होते हैं तभी होते हैं, फिर बच्चे के बाद थोड़े से बड़े हुए। अब बड़े हुए तो गर्ल्स में थोड़े से अलग चेंजेस होंगे और बॉयज में थोड़े से अलग चेंजेस होंगे। कुछ नॉर्मल सी बातें बताऊंगा बेटे जो तुम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स से थोड़ा सा क्लोज नहीं होते। आज साथ में कुछ ऐसी चीजें सीख के जाते हैं, क्या पता पेरेंट्स नहीं बताते हैं, ठीक, हम लोग सुन लेते हैं। देखो जैसे बड़े होते हैं हम लोग, बड़े होते हैं, गर्ल्स जो बड़ी हो रही हैं, तो गर्ल्स सबसे पहली प्रॉब्लम एक फेस करती है मैच्योरिटी की पीरियड में, जब वो मैच्योर होती है 12 से 13 साल की एज में पहुंचती है। पहले पता है तुम्हें ये एज जो है बड़ी होती थी, 14-15 साल की एज में पीरियड्स आते थे। अब क्या हो गया है, वो एज घट के 10 साल रह गई है। कई बच्चे हैं जिनको 10 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे पास हैं इवन बच्चे जो बेचारे इतनी छोटी एज में इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। और वो सबसे बड़ी दुख की बात, हमारे इंडियन सिस्टम, सुन लेना जरा ध्यान से, हमारा इंडियन सिस्टम देखो पहले टाइम पे क्या होता था ना, बच्चे डिस्कस करने से बहुत घबराते थे, ठीक, और वो कई जगहों पे अभी भी वही हाल आता है, बच्चे डिस्कस करने से बहुत घबराते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, गर्ल्स को प्रॉब्लम हुई, वो क्या करें डिस्कस करेंगे। बॉयज भी सुन लो, जरूरी है थोड़ा सा, कुछ प्रॉब्लम्स है, जनरल प्रॉब्लम्स है, समझते नहीं है, ठीक, कई तो मजाक बनाते हैं, तो वो जरूरी नहीं, इस चीज का सुनते जाओ। जो रिप्रोडक्शन का है मेन फेज, ठीक है, वो शुरुआत होता है गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन से, उसके बाद वो मैच्योर होती है, वो जवान होती है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स को पता ही नहीं होता ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और फिर भी थोड़े एडवांस हो गए बच्चे, लेकिन उतनी समझ नहीं, डिस्कस करने से डरते हैं। मम्मी को बताएंगे यार पता नहीं क्या सोचेंगी, ये है क्या वो बात हमको पता ही नहीं। अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, फर्स्ट ब्लीडिंग, वैसे उसका एक नाम भी है, उसको मेनार्क बोलते हैं। लिख भी तो क्या नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। ये सी है, MENARCHE, ठीक है, मेनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, बड़ी परेशान होती है, किसी से डिस्कस नहीं करती। अब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से पहले नॉर्मल से कुछ सीन्स होते हैं। देखो बड़ा हो रहा है बच्चा, पेट दर्द होगा, पेट दर्द के अलावा क्या होता है ना, एक नॉर्मल सी चीज क्या, तुम्हारे पेट के पास अकड़न सी होगी। अकड़न जब हो रही है, अकड़ जब मतलब टाइट सा हो रहा है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि पीरियड्स आने वाले हैं, ठीक। और वो जो अकड़न है वो गैस की नहीं होगी। गैस में क्या होता है, डकारें आती हैं, डकारें नहीं आएंगी तुम्हारे, सिंपली अकड़ होगी, वो भी नीचे की तरफ, पेट के नीचे वाले पोर्शन में। तो समझ लो मेनार्क के नजदीक में पहुंच गए, मेनार्क के नजदीक में पहुंच गए। ये मोस्टली 11-12 साल के बच्चों को होती है। अगर छोटे भाई बहन है तो कभी भी सेम फील नहीं करना है कि यार चलो सिस्टर है, पैड्स लाने में शर्म करना, ठीक है, या कोई छोटा बच्चा घर में पैड्स लाने में शर्म करना नॉर्मल है, ठीक है। लैट्रिन बाथरूम जाते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है, तो ये भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो मेनार्क हुआ, उनको डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि कई जगहों पे क्या है, अभी भी गांव की तरफ स्पेशली, कोई गांव का बच्चा अगर देख रहा हो तो समझता होगा, गांव में कई जगहों पे अभी भी लोग कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है। हैरानी हो रही होगी जान के, जमाना बहुत अपग्रेड हो गया, फिर भी कुछ लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान देता है। तो जब मेनार्क हो, पहली चीज तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस जरूर करो, घबराओ नहीं, पेरेंट्स नहीं हो
फ्रेंड से डिस्कस करो, अगर वो मैच्योर है तो, पता लगे वो भी तुम्हारी तरह हो तो उससे डिस्कस मत करो। और अगर छोटे भाई बहन है तो उनको बोलो कि बेटे ये नॉर्मल है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। बच्चे हो, बड़े हो रहे हो, कुछ चीजें बदल रही हैं, और कभी भी पेट दर्द हो तो कुछ नॉर्मल सी चीजें बताओ वो करना। पहली चीज, अगर पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स आने वाले हैं, तो पहले से गर्म पानी लेना, चाय लेना, जिससे क्या हो, तुम्हारा सा थोड़ा सा जो गंदगी रिलीज होने वाली है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, गंदगी क्या, वो एक ओवम होता है, ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो वही रेन स्टॉक होता है, वही रिलीज होता है। अब वो रिलीज हो रहा है ना, वो बढ़िया से गंदगी को मूव करवा दे, शुरू में ही 2-3 दिनों में मूव करवा दे, तो उसके लिए क्या करते हैं, गर्म चीजों को पहले से इंटेक करते हैं। मोमोज का नहीं, ठीक है। मोमोज इंटेक करने से तुम्हें बताओ नुकसान देता है, तो कोशिश करो पीरियड्स के आसपास मोमोज ना खाओ, आने वाले हैं तो गर्म चीजें ली, जैसे चाय, ठीक है, बढ़िया अदरक के साथ गर्म पानी लिया, गुनगुने पानी के साथ थोड़ा नमक डाल लिया, थोड़ी अजवाइन डाल ली, पेट दर्द में आराम मिलेगी। ये चीजें लो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, रेस्ट करो। फर्स्ट महीना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बच्चे डिस्कस नहीं करते, इस वजह से रोते हैं, परेशान होते हैं, उनको पता ही नहीं वो हो क्या रहा है उनके साथ, कि पहली बार देखा जीवन। फिर धीरे धीरे तुम बड़े होते हो, फिर चीजों को सीखते हो, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मेनार्क के बाद में क्या हुआ, जब फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गई नॉर्मली से, अब कुछ चीजें और भी होती हैं। जब मैच्योर हो रहा है तो आर्मपिट्स के नीचे बाल आना, ठीक है, बाल आते हैं। गर्ल्स जो होती है उनका ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है, ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है और इंक्रीज होके दिखने लगता है कि लड़की लड़का है, ठीक है। बाल का तो पता ही लड़कियां रख लेती, नहीं भी रखती तो ब्रेस्ट साइज से पता लग जाता है लड़की है। तीसरी चीज आवाज, ठीक है। आवाज क्या होती है, हमारी जो वॉइस है, वॉइस लड़कों की वॉइस, ठीक है, वॉइस की वॉइस, तो जो लड़कों की आवाज है वो आवाज क्या होती है, थोड़ी सी भारी हो जाती है। मतलब ये जो होगा ना, ये थोड़ा सा ग्रो होने लगेगा, जिसको एडम एप्पल भी बोलते हैं, एडम एप्पल ग्रो हो जाता है वॉइस में, उसके बाद उनकी आवाज फट जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर लड़कियों की बात करें तो उनकी आवाज वैसी रहती, श्रेल जैसी पहले थी, लेकिन उनके ये बढ़ना, ठीक है, चेस्ट का बढ़ना, जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट का बढ़ना, वैसे अब आज के टाइम पे दोनों को चेस्ट ही बोलते हैं, ब्रेस्ट नहीं रहा, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी सी अपडेट करना, तो ब्रेस्ट बढ़ जाना, कोई बात नहीं, बुक्स में लिखा हुआ पढ़ते हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना। इसके अलावा हमारे प्यूबिक रीजन में, प्यूबिक रीजन कौन सा रीजन होता है, नीचे वाला रीजन, जो हमारा मेन रिप्रोडक्टिव पोर्शंस होते हैं, वहां पे हेयर्स आना, वहां पे बाल आना, ठीक है। ये नेचुरल सी कुछ चीज है, हाइट तो बढ़ती बढ़ती है। लड़कों में क्या होता है, मस्कुलर हो जाते हैं, हट्टे कट्टे, ठीक है, मस्कुलर हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। बॉडी बिल्डर होंगे तो और एकदम, ठीक है, ठंडे पानी से नहाए, बढ़िया चल रहा है तो ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है इस एज में आके, तो और वो मस्कुलर हो जाते हैं, आवाज फट गई उनकी। उनके भी आर्मपिट्स में हेयर आते हैं, पीबिक रीजन में हेयर आते हैं। कौन से रीजन में, पीबिक रीजन में, PUBIC, ठीक है, PUBIC, ठीक है, पीबिक रीजन। तो पीबिक रीजन में हेयर आना, आर्मपिट्स के नीचे हेयर आना, ये बहुत जनरली चीजें हैं। वॉइस का फटना, आवाज का, VOIC, ठीक है, उसका फटना, ये बहुत जनरली है। और कुछ बच्चों के दाढ़ी आना शुरू होना, दाढ़ी और मूंछ, ठीक है, उसके बाद तो मंदिरों का पर्सन मंदिर, तो वॉइस का बढ़ना, ये नॉर्मली सी चीजें हमारी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन फिलहाल में अगर कोई घर में हो लड़का लड़की, अगर लड़का है तो उसको भी बोलो कि चीजों कुछ जनरली होती, समझ के रखो, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, सुना है ना। तो हमसे ही शुरुआत करते हैं, तो कुछ नॉर्मल सी चीजें जो होती हैं वो सीख ली हम लोगों ने, क्या क्या हो जाती हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज बढ़ना देख लिया, निपल्स का जो है कलर बढ़ जाना, कलर चेंज हो जाना, स्किन कलर चेंज होता है, एक्चुअली थोड़े से ब्लैकिश हो जाता है। बॉयज में भी स्किन कलर थोड़ा सा चेंज होता है निपल्स का, ठीक है, थोड़ा ये नॉर्मल सी चीज है। देखो तुम एक बात बताऊं, ये जो हमारे निपल्स है एक चीज का गवाह है। किस चीज का गवाह, कि शायद हम किसी जमाने में लड़की थे। हैरानी हुई, चलो कोई बात नहीं, हैरानी होने वाली चीज है। हमारे निपल्स के होने का क्या मतलब है, अच्छा इसको कोई मीनिंग तो नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, अभी तक तो नहीं पढ़े तुम लोग। निपल्स को जो है हम लोग मानते हैं कि शायद हम लोग किसी टाइम में लड़की थे, वो स्टिल हमारे प्रेजेंट है। जो एक टेल के बारे में तो सुना ही होगा, पीछे एक टेल होती है हमारे, ठीक है, बैकबोन में, वो बताती है हम शायद कभी बंधक थे, है ना। तो वैसे ही निपल साइज जो है वो कलर चेंज होना उसका, ठीक है, ब्रेस्ट का थोड़ा सा इंक्रीज होना, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, ठीक है, और थिक हेयर्स आना फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, ठीक है, लड़कों में स्पेशली, ठीक है।
और पेनिस का लार्ज होना, एनलार्ज होना, इरेक्ट होना। एक्चुअली ऐसा होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके बाद वो पॉसिबल हो जाता है लड़कों के लिए कि वो इंसेमिनेट कर पाए। क्या कर पाए? इंसेमिनेट कर पाए। एक एज तक लड़के इंसेमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंसेमिनेट मतलब वो सेक्स नहीं कर सकते जब तक वो एक एज को पार नहीं कर लेते। उस एज को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, ठीक है। अभी तुम लोग वो एडोलसेंस से पार हो रहे हो, अभी बहुत से लाइफ में तुम्हारे बदलाव आ रहे हैं। बदलाव तुम्हें पता होंगे, ठीक है। बदलाव का मतलब ऐसा है कि कुछ एडोलसेंस में ऐसी चीजें होती हैं उनको हम सोचते भी नहीं है। पीयर प्रेशर में आना, चीजों को साथ वालों ने बोला ऐसा करते हैं, चलो ठीक है करते हैं। एडोलसेंस में हमारे हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं। अगर कोई बच्चा समझदार होगा वो चीजों को कंट्रोल करेगा, समझेगा कि ठीक है यार लाइफ में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों क्या होगा, एडोलसेंस में आके मैच्योरिटी पीरियड कम हो जाता है, मैच्योरिटी कम हो जाती है उनके अंदर, कईयों की बढ़ रही होती, कई लोग भूल जाते हैं यार हमारा सही काम क्या था, हमको सही में क्या करना था, ठीक है। तो हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से एडोलसेंस में बहुत से बदलाव आते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे कुछ बच्चों की तो बुक्स में होता भी है एडोलसेंस में कौन कौन से बदलाव आते हैं। बॉयज के थिक हेयर्स आना, ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ बनना, ठीक है, पेनिस का एनलार्ज होना, इरेक्ट होना, सीधे हो जाना, इंसेमिनेट कर पाना, सेक्स कर पाने के कैपेबल हो जाना, ये सब कब किसके बाद होता है? एडोलसेंस के बाद होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो फाइनली मैच्योर हो जाता है, जिसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं, एडल्ट कन्वर्ट एट द एज ऑफ 18, जो हमने खुद एज सेट करी है, ठीक है। एडल्ट की एज हमने खुद सेट करी। एक बात तो मैं और बताऊं, वैसे लड़कों में भी सेम चीज है। पहले हम लोग एडोलसेंस में लेट पहुंचते थे, मतलब पुराने अगर दादाजी के टाइम की बात करें तो एडोलसेंस में लेट पहुंचते थे। आजकल के बच्चे एडोलसेंस में जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा खाना पीना, दूसरी चीज हमारा एक्सपोजर, वो भी बदल चुका है। आजकल के टाइम में तुम्हें भरोसा नहीं होगा, 3rd क्लास के बच्चे गालियां दे रहे हैं, ठीक है। कई तो बोलेंगे सर हम भी देने लगे थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 3rd क्लास में एक्चुअली सच्चाई है कि तुम्हें 3rd क्लास पता ही नहीं था सही क्या है गलत क्या है। तुम्हें अगर पता होता कि सही क्या है गलत क्या है, तुम्हें समझ होती, तो बहुत सी चीजों को तुम अडॉप्ट ही नहीं करते। क्या छोड़ो यार क्या करना हमको। अभी तुमको बोलूं बेटा तुम्हारा 3rd क्लास में दोस्त हुआ करता था, उसके साथ जाओगे, अगर सर भूल गया मैं उसको, जिगरी होगा तो याद रह गया होगा, बाकी सबको भूल गए होगे। कई दोस्त ऐसे होंगे जिनके लिए तुमने लड़ाई करी होगी, अब भूल गए हो, ठीक है। तो गाली देना जिस समय सीखे तो उस समय एक्चुअली मैच्योरिटी पीरियड नहीं था, तुम समझदार नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें सीख ली। तो ऐसी चीजों का कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। वैसे तो अभी क्या है, हमारे टाइम में जो बड़े हो रहे हैं, हमारा मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा सा पीछे हट गया। 3rd क्लास के बच्चे गालियां देने लग गए, 4th 5th क्लास में पहुंचते ही एडोलसेंस में पहुंच जाते हैं, मतलब मैच्योरिटी पीरियड पीछे हट रहा है धीरे धीरे। हो सकता है एक टाइम पे आने के बाद, बोलते हैं जैसे लाइफ का अंत हो रहा होगा ना, धरती की लाइफ का अंत हो रहा होगा, तो आदमी जो है 14-15 साल का रह जाएगा, इतने में उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब 2-2.5 साल की एज में वो मैच्योरिटी पीरियड में पहुंच जाया करेगा। एडोलसेंस शायद 8 या 9 महीने, 10 महीने, 1 साल हद से, ठीक। तो ये मैच्योरिटी पीरियड बॉयज में भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सेलुलर बॉडीज का फंक्शन चेंज होना, हम लोगों में कुछ चीजें बदलती हैं, वो हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है, गर्ल्स का ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जर्म सेल्स। अब तुम्हें एक जान के हैरानी होगी, जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनमें जर्म सेल्स क्या होता है, बचपन में ही तैयार हो जाता है। बचपन मतलब जब वो बहुत छोटे होते हैं तब भी उनमें जर्म सेल्स तैयार होता है। जब वो पेट में होते हैं, कहां होते हैं, पेट में होते हैं, तभी उनके अंदर ओवम रेडी होने लगता है, ठीक है। ओवम कब तैयार होते हैं, जब वो पेट में होते हैं। लगभग 3 लाख के आसपास जाके, वैसे 3 लाख मेरे बहुत छोटी अमाउंट लगती थी, क्योंकि मेल की बात बताऊं तुम्हें, एक टाइम में, एक इंसेमिनेशन के टाइम में अप्रॉक्स 10 मिलियन, कितने, 10 मिलियन, वैसे 30 to 40 मिलियंस भी कई बुक लिखती हैं, एनसीईआरटी बुक्स में 10 मिलियंस लिखा हुआ है, इसमें नहीं, ठीक है, आगे चल की किताबों में लिखा हुआ है। तो हमारे जो एनसीईआरटी बुक्स है उस हिसाब से बता रहा हूं, 10 मिलियन एक बार में स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं, एक बार में, ठीक है। वही गर्ल्स की बात करें तो पूरी लाइफ के लिए उनके पास 3 लाख, कितने, 3 लाख जो है ओवम प्रेजेंट होते हैं। कब, जब वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे मतलब जब वो फेटस भी नहीं बने होते, इन देयर जाइगोट स्टेज, एम्ब्रियोनिक, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, किस कौन सी स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब वो एम्ब्रॉय होते हैं, मतलब
जाइगोट एम्ब्रॉय बताया था ना अभी, थोड़ा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में क्या बना, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रॉय बना। तो उसी स्टेज पे उनके अंदर हमारे जो लड़कियां हैं उनके अंदर क्या होता है, ओवम रेडी हो जाता है। 3 लाख ओवम उसी समय रेडी होते हैं और फिर वो क्या करती हैं, हर महीने लगभग 28 डेज पे एक ओवम को रिलीज करती हैं। ठीक है, एक ओवम को रिलीज करती हैं, फिर वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के टाइम पे जैसे ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन अराउंड 10 डेज के आसपास होता है जाके। ओवुलेशन के बाद फिर वो क्या होगा, इंतजार करेगा, अगर स्पर्म आता तो फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म नहीं आता तो वो रिंस्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब वो गिर जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। गिरता है कैसे, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, नॉर्मल सा पता है। अब देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन तुम्हारे में आते हैं कि गर्ल्स में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। ठीक है, ये गर्ल्स में रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज तुम्हारे काम की बात बताता हूँ, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, अगर सेक्स करते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, मान लो 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ के लिए, तो वो प्रेग्नेंट होगी लेडी। ठीक है, वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में पीरियड्स नहीं आते, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेक्स का जो होता है ना, एक ड्यूरेशन होता है, अगर उस ड्यूरेशन के पहले अगर सेक्स होता है या उसके बाद होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अप्रॉक्स जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है उसके बाद लगभग 10 दिन तक, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी लगभग 10 दिन, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, 7 से 8 दिन तो एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं, पुराने लोग ऐसे ही करते थे। तो लगभग 10 दिन तक कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि तब तक ओवम रिलीज नहीं हुआ होता है। फिर आफ्टर 20 डेज, मतलब बीच के 7 से 10 दिन छोड़ने हैं और बाद के लास्ट के 6-7 दिन, उस समय भी सेक्स कर सकते हैं लोग। क्यों, उस समय भी अगेन मैच्योरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि जो ओवम रिलीज हुआ होता है वो क्या होता है, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका होता है, मरने के स्टेज पे पहुंच चुका होता है, रेंज ऑफ होने के स्टेज पे पहुंच चुका होता है। तो अगेन उस समय भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और फिर अगेन वो 28 डेज के आसपास क्या होता है, दोबारा से झड़ जाता है। ठीक है, ओवम गिर जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे जो एक्चुअल ट्रांसफर होता है मेल जर्म सेल का टू द फीमेल जर्म सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल एक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल एक्ट। वही हमारा एक्चुअल में एक सेक्सुअल एक्ट है जिसमें पेनिस इरेक्ट होता है, देन कम्स गोस, ठीक है, थ्रू द वजाइना या फिर इनटू द वजाइना, वजाइना के अंदर जाता है और वो क्या करता है, जो मेल जर्म सेल होते हैं ट्रांसफर होते हैं कहां पे, एक जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला स्टमस जंक्शन। एक्चुअली मेल फीमेल पोर्शन भी है, तुम नीचे की तरफ बढ़ोगे तो मैं दिखाता हूं। ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं एम्पुला स्टमस जंक्शन। क्या बोलते हैं, एम्पुला स्टमस जंक्शन। यहां तक जब हमारा जो मेल जर्म सेल है जिसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म जब यहां तक ट्रांसफर होता है तो यहां पे जाके मेटिंग होती है। ठीक है, फिर वो मीटिंग होने के बाद वो क्या होता है, जाइगोट में कन्वर्ट होता है। जाइगोट के बाद फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है यहाँ पे, फिर अगेन एम्ब्रायो देन फीटस। तो मैं एक बात बता दूं, शुरू के 3 महीने तक अपनी बॉडी ग्रो कर रही होती है, मतलब बिल्कुल छोटे साइज में होती है। लगभग 8 सप्ताह बाद, ठीक है, 8 से 9 सप्ताह बाद बॉडी में क्या होता है, लिम्स दिखने शुरू होते हैं हाथ पर। शुरू के 1 महीने बाद ही हार्ट बीट सुनी जा सकती है। एक प्रोसेस होती थी पहले जिसमें क्या होता है, लड़कियों को डिटेक्ट कर लेते थे, लड़का है लड़की है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करके बता देते थे कि हमारे जो आने वाली जनरेशन वो कौन सी होगी, लड़की होगी लड़की होगी। ठीक है, उस समय क्या होता था, लोग इसको डिटेक्ट करवा के लड़कियों को मरवा देते थे। अभी तो कम हो गया, फिलहाल में लड़कियों की तो ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, पहले नहीं होती थी। ठीक है, पहले तो सेक्स रेशियो, इंडिया की बात करें स्पेशली, सेक्स रेशियो डिप हो गया था, नीचे हो गया था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, यूपी की बात करें तो कम हो गया था बहुत ज्यादा, हरियाणा देखे तो बिल्कुल खत्म, ना के बराबर। ठीक है, तो सेक्स रेशियो बहुत डाउन जा रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। उसको हम लोग वैसे एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। प्रोसेस बतानी थी तुम्हें, एमनियोसेंटेसिस क्या बोलते हैं, बुक्स में नहीं है बेटे, इसलिए बोल रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो देख लो, घाटा कोई नहीं है। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का पता लगाते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन डिटेक्ट अ फीटस। ठीक है, जिससे हम एक फीटस या फिर बोले वी कैन डिटेक्ट अ न्यू जनरेशन बेबी या न्यू बॉर्न बेबी, वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, वो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी, हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं। इसको समझ गए थे, एम्पुला स्टमस जंक्शन क्या बोलते हैं, इसको हट
है भाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पला इस्थमस जंक्शन, AMPULLA एम्पला इस्थमस, ISTHMUS इस्थमस जंक्शन। लिख लिया। जंक्शन की स्पेलिंग आती है, रेलवे जंक्शन वाले जंक्शन की बात कर रहा हूं। एम्पला इस्थमस जंक्शन पे बनता है और फिर वो कहां पास होता है, नीचे की तरफ, किसमें, यूट्रस में, जिसको हम लोग बोलते हैं मां की कोख। ठीक है, जो माँ की कोख होती है, जहां से हम लोग सब लोग तैयार हुए हैं, जहां पे हम लोग रेडी हुए हैं, माँ अपने खून से सूंचती है, सही बोलते हैं, क्योंकि जब बच्चा रेडी हो रहा होता है तो उसके अंदर एक चीज लगती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही गंदगी पास होती है और उसी थ्रू तुम्हारे पास खाना आता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड भी सप्लाई होता है, जो माँ का होता है। ठीक है, चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरा देखो, थोड़ा सा बड़ा कर दिया था इसको, नहीं ज्यादा बड़ा होगा। चलो देखो इसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहली चीज और जो सबसे मेन पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, जहां पे मेनली हमारा जो मेल जर्म सेल्स हैं वो रेडी होते हैं और इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 2 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर इसका कितना होता है, 2 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसमें तुम्हारी बुक्स में जो लिख दिया गया है कि मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, छोटा होता है। तुम याद रखना 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसलिए लड़कों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि गर्म पानी से मत नहाया करो। अगर गर्म पानी से नहाते हो तो तुम्हारे स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। टेम्परेचर बोला ना कम चाहिए होता है, ये रियलिटी है, साइंटिफिक है। अगर तुम गर्म पानी से नहाते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और जो हमारे मेल जर्म सेल्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी घटता है। तुमने देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कहां जाते लेटते हैं, बर्फ में। क्यों, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जो हमारा टेस्टिस होता है वो एक चीज से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं बास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, बास डिफरेंस। और वो बास डिफरेंस क्या करता है, यहां से स्पर्म सेल्स को लेके जाता है, फिर यहां पे आते हैं हमारे सेमिनल वेसल। क्या होते हैं, सेमिनल वेसल्स, और इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको सेमिनल वेसल से जो रिलीज होता है उसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, जो सीमेन रिलीज होगा वो क्या करता है, स्पर्म को थोड़ा सा प्रोटीनेशियस प्रोटीन्स कुछ प्रोवाइड करता है, उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और वे सप्लाई हो जाता है कहां से, यूरेथ्रा के थ्रू। ये छोटा जो पाइप है ना, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है कहां पे, ओपनिंग पे। ठीक है, इसको माउथ बोलते हैं, माउथ पे जाके ओपनिंग हो जाता है। और इसके जो ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, सॉरी वो फोर स्किन है, अंदर वाली जो है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, GLANS, ग्लांस पेनिस, PENIS। याद रहेगा, पक्की बात है। दोबारा से सुन लो, टेस्टिस में हमारे स्पर्म सेल्स बनते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ बास डिफरेंस। कहां पहुंचते हैं, कुछ ग्लैंड्स के थ्रू होकर निकलते हैं, सेमिनल वेसल्स, जहां से सीमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड, जहां से कुछ और हार्मोन्स जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह दोनों मिला के वैसे प्रोड्यूस करते हैं। पास ऑन होता है थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से कहां होता है, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। नीचे वाला पोर्शन उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ध्यान रखना इस चीज को, पक्की बात है, याद रहेगा भाई, याद रहेगा। ठीक है, एक बार बोलोगे तो फिर से बोल दूंगा, इजी है, नहीं तो शॉर्ट्स में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, हाँ, ब्लेडर। ये ब्लेडर क्या है, ये ब्लेडर होता है यूरिनरी ब्लेडर। कौन सा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। यहां से यूरिन पास ऑन होती है और यूरिन के लिए भी सेम बात है, ये वाला। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर, कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड द यूरिन। अब देखो फीमेल पोर्शन, फीमेल पोर्शन हमारे क्या है, वेजाइना। क्या है, वेजाइना। एक्चुअली इसमें ना लेयर्स होती है बहुत सारी, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में हमारे काम आता है। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स क्या करती हैं, हमारी रिंज स्टॉप होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब वो लेयर्स क्या होगी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्पर्म आएगा, स्पर्म यहाँ से सप्लाई होता है और वो यहाँ से अंदर चला जाता है। ठीक है, ये पोर्शन जो है हमारा, एक सेकेंड बस, ये जो पोर्शन है यहां से सप्लाई होता है और यहां से स्पर्म सेल्स प्रोवाइड होते हैं, पास होते हैं। और स्पर्म सेल्स कहां पे भागते हैं, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, जिस तरफ भी ओवम रिलीज हुआ है, एक साथ मैंने बताया कितने सारे होते हैं, है ना, 10 मिलियन के आसपास। तो स्पर्म सेल्स जब हमारे पास ऑन हुए और वो कहां पहुंचे,
एम्प्लॉय जंक्शन पे, वहां पे जाके ओवम से मेट करते हैं। अब सोचो तुम सच में लाखों में एक हो, बोला ना 10 मिलियंस, तो तुम सच में लाखों में एक हो। लाखों में क्यों भाई, करोड़ों में एक हो तुम लोग, क्योंकि कोई एक स्पर्म सेल पहुंचा होगा, उसने एक बेबी प्रोड्यूस किया, मेल या फीमेल बेबी, ठीक है। अब ये वहां तक पहुंच गया और एक नया बेबी बनेगा, जाके एक ही पहुंचता है, और जैसे ही पहुंचता है ओवम क्या करता है, अपने आसपास लेयरिंग तैयार कर लेता है, उसके बाद कोई फर्दर स्पर्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। फर्दर स्पर्म नहीं पहुंचेगा, एंट्री नहीं करेगा। यहाँ लगे लाखों होते हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचते नहीं है। और तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी बॉडी जो है एक बहुत अच्छा पार्ट है। बॉडी मतलब कंप्लीट बॉडी में क्या होता है ना, कि अगर कोई भी बाहर से चीज आती है तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। तो इसमें जब बाहर से स्पर्म सेल्स आते हैं ना, तो उसको मारने की कोशिश करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है, जो इसकी लेयर्स है। इस वजह से आधे से ज्यादा तो रास्ते में मर जाते हैं, जो कुछ बचते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं, वहां पे बहुत सारे पहुंचते हैं। और जो सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज होता है, जैसे तुम, जो सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज होता है, जाके कहां मिलता है, ओवम से, और फिर बनते हैं हम जैसे इंसान, ठीक है। याद रहेगा इस चीज का। अब देखो, जहां से हमारी एंट्री है इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। बाहर से एक लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, यूट्रस, जिसको कोक भी बोलते हैं हम लोग। वो कहां से जुड़ी है, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टमक जंक्शन बताया, नाम बहुत बार बोल दिया, स्पेलिंग भी बोल दी थी, याद ही होगी, AMPULL, एम्प्लॉय स्टमक, ISTHMUS, स्टमक जंक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय स्टमक जंक्शन, ठीक है। वो किससे अटैच होता है, एक ओविडक्ट से, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओविडक्ट भी याद रखना, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट ज्यादा इजी है क्योंकि ओवरी से अटैच होता है। हालांकि फैलोपियन ट्यूब मत भूलना, फैलोपियन ट्यूब मत भूलना। क्यों मत भूलना, अभी मैं बता दूंगा। ये फीमेल पोर्शन क्लियर हो गए, सभी लोग क्लियर हो गए, इजी है ना, पक्की बात है। आगे बढ़े फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कम हो जाए भाई, देखो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा जो एम्ब्रॉय है न्यूट्रिशन लेता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अंडरलाइन करने वाली चीज है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नीचे से ये पैरा है हमारा, एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड सेल हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी। माता अपने खून से हमें सींच के तैयार करती है, यही बोला था ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ भाई, क्लियर है, बुक्स में है, नहीं मानते हो रटना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। और हमारा जो जाइगोट एम्ब्रॉय होता है वो क्या करता है, बॉल्स के साथ अटैच हो जाता है, यूट्राइन बॉल के साथ, जिसको हम लोग कोक बोलते हैं। और वहां पे क्या होते हैं, कुछ मदर साइड्स ब्लड स्पेक्स भी होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बिल्ली को सराउंड कर लेते हैं। वहां पे पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं बिल्ली। इसका नहीं रखना इतना यहाँ, जो कि एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय, ठीक है। उसमें एक पोर्शन होता है जो क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन का, और किसका, ऑक्सीजन का, और किसका भाई, ग्लूकोज का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, पक्की बात है। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, और वास्तव में मैं चाहता हूं तुम इसको याद रखो, क्योंकि पेरेंट्स के लिए लॉयल होना थोड़ा सा जरूरी है, बनना पड़ेगा भाई, ठीक है। फिर माता हमको क्या करती है, 9 मंथ्स के लिए अपने पेट में रखती है, और उसके बाद हम जैसा जन तैयार करती है, हम जैसा इंसान तैयार करती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां पे देखेंगे अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, तो होगा भाई मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं अगर एग फर्टिलाइज ना हो। 28 दिन के बाद दोबारा से एग क्या होता है, रेजिस्टॉप हो जाता है। मैंने बॉल्स की बात की, बोला ना वहां पे लेयर्स होते हैं कुछ, फिर बताऊंगा अभी, ये भी बोला था। तो लेयर्स देखो हमारी किस तरह की होती हैं, जो हमारी यूट्राइन वॉल होती है, यहाँ पे कुछ तरह की लेयर्स होती है। जो लेयर्स क्या होती है, धीरे धीरे समय के साथ साथ रेजिस्टॉप हो जाती है, मतलब गिर जाती है, ठीक है। जैसे सबसे बाहर वाली जो हमारी लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। एक्चुअली वैसे तो लेयर्स तो मैं नहीं पूछता, एक लेयर का तो मैं बस याद रखना, जो सबसे लास्ट में बोलूंगा। इसके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमारा कहां होता है, यूट्राइन में होता है, यूट्रस में। और जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, गिर जाता है धीरे धीरे। एक्चुअली होता ऐसा है
कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, ये हमारे सब रिलीज होते हैं और वो जाके क्या करते हैं, इसको नरिस्ट करते हैं। जब 14 दिन हो जाते हैं और ओवुलेशन नहीं हो पाता तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद वो हमारा जो ओवम है वो बड़ा होगा और बड़े होने के बाद वो रप्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और उसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है क्या करती है, प्रिपेयर करती है खुद को कि बाहर से अगर स्पर्म आए, मेल गैमीट आए, ठीक है, तो क्या करे, उसके लिए फर्टिलाइज करवा सके, ठीक है, किधर के लिए, यहाँ भेज दे। ये कौन सा पोर्शन था, अभी अभी बता के हटा था, इससे पहले तुम्हारी बुक्स में शायद मार्क होगा, तो इस पोर्शन पे पहुंचा सके, दैट इज एम्प्ला इस्थमस जंक्शन, और फिर उसके बाद वापस इधर भेज देती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी टूट जाएगी और जो ओवम रेडी हुआ था फॉर द फर्टिलाइजेशन वो नहीं होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा और गिर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और एक उम्र के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। और स्टार्टिंग का बताया था ना पहले, मेनार्क, जब हमारी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन का भी लिख लो। अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन हो रही, लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब होती है, जब लेडी जो है वो 45 ईयर्स की हो जाती है, लगभग 45 साल की, 45 से 50 साल की, अब तो बढ़ गई है। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है किसी भी लेडी की लाइफ में, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। नीट में पूछा जाने वाला सवाल है, बोर्ड में नहीं आएगा, इतना कुछ खास और जगहों पे इंपॉर्टेंट नहीं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। हमारी जो मेंस्ट्रुएशन होती है, पीरियड्स चलते हैं, वो लगभग 8 दिन चलते हैं, कई गर्ल्स में 3 to 4 डेज और कई गर्ल्स में ये 8 डेज तक खिंच के जाता है। और अगर कभी पॉज के साथ मेंस्ट्रुएशंस आ रहे हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बुक्स में नहीं है, बता दे रहा हूं बस ऐसे ही, ठीक है। आगे बढ़ो जरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी क्या कहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो गई, लड़का जो है वो रेडी हो गया, प्यूबर्टी की एज में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी वो सेक्सुअल के लिए रेडी नहीं हो पाता। जैसे तुम्हारी एज के बच्चे हैं 14-15 ईयर्स वाले, ठीक है, इनको प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं है, चीजें नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, तो वो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो बच्चे, आजकल जमाना बदल रहा है, कपल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ आ गए कांटेक्ट में, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एड्स, मेजर प्रॉब्लम है, सुन रहे होगे आजकल, तो एड्स जैसी बीमारियां फैलना, और भी काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जैसे गोनोरवा, सिफिलिस, ठीक है, इस तरह की बीमारियां हमारे एनवायरमेंट में फैल रही, क्योंकि हमारे किड्स जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो आजकल हो रही है। तो इन सिचुएशंस को संभालने के लिए आजकल गवर्नमेंट जो है लोगों को पढ़ा रही, समझा रही है कि भाई जो सेक्स होता है, ठीक है, मेनली किया जाता है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड का मतलब कॉन्डम्स का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी बीमारी, मैंने नाम लिए थे गोनोरोआ और सिफिलिस, नीचे से 4th लाइन अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, और HIV एड्स, ठीक है, ऐसी बीमारियां ना फैले, उसके लिए क्या करना, कुछ कवरिंग्स का इस्तेमाल करना, जिसको बोलते हैं कॉन्डम्स, ठीक है। इट इज अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये तुमसे कई बार पूछा जाता है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, तो कॉन्डम्स बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। हालांकि और भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉपर टिक जो तुम्हारी बुक्स में दिया हुआ है, LNG-20, ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे चल के, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, बट सबसे बेस्ट क्या है, कॉन्डम्स है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर दी प्रोटेक्शन। क्यों, क्योंकि इसके बाद किसी को भी इंफेक्शन का चांसेस नहीं रहता, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जा ही नहीं रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से इंफेक्शन फैलता है और तभी एड्स के चांसेस हैं। एड्स होता कब है, वैसे कई लोगों का मानना है एड्स सेक्स से फैलता है। देखो कुछ चीजों के प्रिकॉशंस बताऊंगा, वो ले लेना, एड्स बस सेक्स से नहीं फैलता। किसी को एड्स हो जाए फिर सोचो कि हाँ सेक्स से हुआ, नहीं, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कट लग गया, गया तुम बार्बर शॉप पे, उसने ब्लेड लिया और लगा दिया और तुम्हारे काटना शुरू किया, गलती से कट लग गया, और वो पहले भी उसने ब्लेड यूज किया था उसके साथ जिसको एड्स था, तो तुमको एड्स हो जाएगा 100% श्योर है। वैसे ही तुम किसी डॉक्टर के पास गए, गांव में स्पेशली, शहरों में तो नहीं होता है ऐसा, गांव में सिरिंजेस सेम इस्तेमाल कर लेते हैं वो, ठीक है, जो इंजेक्शन किसी एक को दिया था वही दूसरे को दे देते हैं। अब जो नीडल ऐसे इंसान को दी गई थी जिसको एड्स हो रखा था, वही नीडल किसी और के लगा दी जिसको एड्स नहीं हो रखा है, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। तो एड्स के फैलने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। जब भी ब्लड का कांटेक्ट आता है तब क्या होता है,
एड्स फैलता है, ठीक है, एड्स फैलता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टेड। और दूसरी चीज और भी कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि बार्बर शॉप्स पे, डॉक्टर्स के पास जाने पे ऐसे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, ठीक है। अभी देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेस्ट है, क्यों बेस्ट है? एक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा बीमारियां कंट्रोल करने के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल होती पता है कि अगर कोई प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है तो उसके क्या होंगे, बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि और भी कई सारे तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ऐसे मेथड जिससे क्या हो जाए, बेबी होने से रुक जाए, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लो कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे हार्मोनल मेथड्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पिल्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि दवाइयां एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंज होता है, और हार्मोनल चेंज तुम्हें पता है, आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे हमको दिक्कत दे सकता है। एक पहले बुक किताब आती थी, उसमें लिखा होता था कि हमारे पिल्स ली जाती, पिल्स की इवन कैटेगरी दी जाती थी 10th क्लास में, ठीक है, एग्जाम्पलर्स में शायद मिल भी जाएगा। पिल्स का नाम देते थे सहेली, सच्ची सहेली, शायद सुना होगा। एक जान के हैरानी होगी, हमारे लखनऊ में ही इसकी फैक्ट्री पड़ी हुई है, ठीक है, वहीं पे इसका ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, वहीं से इसको बनाया गया था फर्स्ट टाइम, सच्ची सहेली। तो सच्ची सहेली में क्या होता है, हमारे 21 दिन जो है उसमें गोलियां होती हैं, 21 दिन की, बाकी 9 दिन की गोलियां नहीं होती। क्यों 9 दिन की गोलियां नहीं होती? क्योंकि भाई 9 दिन तो पीरियड्स चलते हैं, इस वजह से, ठीक है। 9 गोलियां खाली होती है, उसमें 30 पूरे निशान होंगे पत्ते में, और उसमें 30 में क्या होता है कि हमारे 9 खाली होंगे, ये खाली होंगे, बाकी सब भरे हुए होंगे, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे कॉपर टी भी हमारा एक बेटर मेथड नहीं है। क्यों बेटर मेथड नहीं है? क्योंकि कॉपर टी अगर यूज करते हैं तो उससे कई बार इरिटेशन होती है और इवन कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेडीज को, जिस वजह से कॉपर टी एक बेस्ट मेथड नहीं पाया जाता, ठीक है, उसको नहीं मानते हम लोग। कॉपर टी में होता है कि जब वायर अंदर लगाते हैं, ये वेजाइना में फिट किया जाता है, कॉपर टी में जब हमने लगा दिया एक सिंपल सा वायर, वो वायर क्या करता है, कई बार इरिटेशन करने लगता है और वो इरिटेशन प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कॉपर टी को एक बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं मानते। ये तुमसे पूछा जा सकता है क्यों अदर मेथड्स को बेस्ट नहीं मानते, ठीक है, व्हाई कॉन्डम्स इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ये पूछा जा सकता है। या फिर तुमसे पूछते हैं विच इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है एंड व्हाई, क्यों, तो उसके पीछे रीजन लिखोगे सारे सारे। बीमारियां रोकता है, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स को ब्रेक करता है, गैमेट्स के मेटिंग को ब्रेक करता है, ठीक है, ये सब चीजें लिखोगे। और एक दो और भी कॉपर टी वगैरह लिख दिया, जिससे कि क्या हो, लोगों को, उनको जो टीचर चेक कर रहा है उसको पता लग जाए भाई औरों की भी नॉलेज है। ये सिंपल सा करना है हमको। अब नीचे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारी नॉर्मल सी चीज आती है इसमें कि अगर मान लो कोई बेबी है, ठीक है, वो बेबी गर्ल चाइल्ड होती है, तो गर्ल चाइल्ड को क्या करते हैं, पहले जमाने में तो लोग उसको मारने की कोशिश करते, उसको रखना नहीं चाहते थे। आज के टाइम पे गर्ल बेबी होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? अगर तो कपल है, कपल की एक गर्ल बेबी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक टाइम हुआ करता जिस समय बोलते थे कि जो लेडी है वही जिम्मेदार है, बट ऐसा नहीं होता। देखो इसके लिए बेस्ट तरीका, वैसे तुम्हारे साइंटिफिक देते हैं, सीख जाने वाली चीज है कि हमेशा मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी चाइल्ड, ठीक है। मेल और फीमेल में दो तरह के गैमेट्स होते हैं। मेल में होता है हमारा एक्स एंड वाई, और हमारा जो फीमेल होता है उसमें होता है एक्स एंड एक्स, ठीक है। जब इसकी मेटिंग होती है एक्स एंड एक्स की, तब क्या होता है, गर्ल चाइल्ड बनता है। और अगर वाई और एक्स की मेटिंग हो गई तो हमारा क्या होगा, बेबी बॉय बनेगा, ठीक है, लड़का पैदा होगा। तो भाई गर्ल से तो, फीमेल से तो कहीं से भी आया ही नहीं ना। फीमेल से क्या आया, हमारा एक्स एक्स आया, और मेल से हमारा क्या आया, एक्स वाई आया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑब्वियसली मेल, ठीक है। फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि चाइल्ड कौन सा आएगा, और फादर के भी हाथ के काम नहीं है। कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या आएगा। रिस्पॉन्सिबल वो भी नहीं, उसके हाथ का थोड़ी है, बोलेगा ना इस बार एक्स भेज देते, ना ना इस बार वाई भेज देते, ऐसे थोड़ी होगा। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऊपर वाला, ठीक है। जैसे हमने देखा था 10 मिलियन स्पर्म गए हैं, अब कौन सा वो पहले पहुंचेगा, जो फास्ट होगा, तो उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। हालांकि बाहर से हम लोग जाके इसको करवा सकते हैं। पीछे तुमने प्रोसेस भी पढ़ी थी, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है।
बाकी यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है जिसको नोट डाउन कर लेना कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से क्या हो रहा है, उसका मेन मोटिव, और जो हमारा रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो हमें क्या बताता है, पॉपुलेशन साइज को बताता है, जिसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने एक दो चीजें बोली थी तुमको करने के लिए, कौन कौन सी? पहली चीज तो इसके क्वेश्चन आंसर खुद से, दूसरी चीज कुछ डायग्राम्स जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, तीसरी चीज इस पे कॉमन से क्वेश्चंस। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखते चले जाओ साथ साथ। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड, एक क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और ऊपर चले जाए हम लोग तो सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। उसके ऊपर और चले जाओ तो हम लोग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बडिंग जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले बाइनरी फिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें मार्क कर लो, आने के चांसेस हैं। और अगर पसंद आया तो थोड़ा सा और छोटी वीडियो भेज दूंगा मैं 10 से 15 मिनट की, जिसमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।